Hello student, my name is Mini Sethi. Today I am going to discuss about Minimum Wage Act 1948. और मिनिमम वेज एक्ट 1948 को लाया क्यों गया? क्योंकि एक्सप्लॉयटेशन बढ़ गया था। किन पे एक्सप्लॉयटेशन बढ़ गया था? लेबर क्लास पे एक्सप्लॉयटेशन बढ़ गया था। अगर हम बहुत पहले की भी बात करें, राजा महाराजों के टाइम की बात करें, तो वो क्या करते थे? लेबर पे कोड़े बरसाया करते थे, बाउंडेड लेबर हुआ करती थी। उसके बाद भी क्या है, लेबर की वेज रेट पता कैसे डिसाइड होती थी? जिसमें बार्गेनिंग के थ्रू लेबर की वेज रेट, मिनिमम वेज रेट से पहले जो लेबर की वेज रेट थी कैसे डिसाइड होती थी? लेबर और मैनेजमेंट के बीच में बार्गेनिंग के थ्रू। अब लेबर बेचारा वीकर सेक्शन, गरीब, वो मैनेजमेंट जो इतना पावरफुल, उससे क्या बार्गेनिंग करेगा? उसके आगे क्या बोलेगा? लेबर की छोड़ो, हम अपने पे भी ले आए। अगर हम एक बड़े शोरूम में जाते हैं तो वहां पे एक प्राइस फिक्स होता है, क्या वहां पे जाके हम बार्गेनिंग करते हैं? हम बोलते भी नहीं कुछ, हमें ऐसे लगता है हमारी इंसल्ट हो जाएगी, उनके आगे हम कुछ नहीं बोलते। लेकिन एक रिक्शे वाले के आगे 20 रुपए मांगेगा आपको कि 15 ले जा भैया, 15 ले जा, 16 ले जा, 17, इस तरह में भी आ जाओगे, उसे 2-2 रुपए आप कम करवाओगे। सब्जी वाले से आप 2-2 रुपए कम करवाओगे। अगर आप मान लो रास्ते में जा रहे हो, रिक्शे वाले ने मान लो आपकी गाड़ी पे मार दिया, तो आप फटाफट बाहर निकलोगे, उसके 2 जड़ दोगे। क्यों? क्योंकि बेचारा वो गरीब है। वो गरीब मैनेजमेंट के सामने क्या बोलेगा? अगर मान लो लेबर और मैनेजमेंट आपस में बार्गेनिंग कर भी लेंगे, तो मैनेजमेंट इतना पावरफुल, लेबर क्या बोलेगा? ठीक है, उस पे क्या हो रहे थे? बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहे थे। आप पहले के जमाने की बात करो, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, हम लोग भी क्या करते हैं। और आप लॉकडाउन की बात करें तो सबसे ज्यादा कौन सी क्लास सफर हो रही है? मजदूर लोग सफर हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि पेट की भूख के आगे उनकी मौत हार गई। ठीक है, उनकी पेट की भूख क्या जीत गई। ओके, तो बहुत ज्यादा उन पे एक्सप्लॉयटेशन हो रहे हैं। उनके पास पिछली सेविंग है नहीं, उन्होंने जितना कमाना उतना ही खा लेना। ठीक है, तो वो पहले के जमाने में भी एक्सप्लॉयटेशन थे, लेकिन आज भी एक्सप्लॉयटेशन है। लेकिन मिनिमम वेज एक्ट बनने से उनपे जो एक्सप्लॉयटेशन है वो कुछ लेवल तक कम हो गया। ओके, कैसे कम हो गया? क्योंकि मिनिमम वेज एक्ट ने एम्प्लॉयर को ये फोर्स किया कि आपको इतना अमाउंट ऑफ वेज तो देना ही पड़ेगा। ओके, तो हम कुछ डेफिनेशन की बात करते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं अडोलेसेंट की। अडोलेसेंट का मतलब क्या है? जिस पर्सन ने अपने 14 ईयर पे कंप्लीट कर दिया लेकिन 18 ईयर कंप्लीट नहीं किया। अडोलेसेंट क्या है? जिस पर्सन ने अपने 14 साल तो पूरे कर लिए लेकिन अभी 18 का नहीं हुआ, 15 का होगा, 16 का होगा, 17 का, लेकिन 18 का नहीं हुआ। अडल्ट की बात करें तो अडल्ट ने क्या कर लिया है? अपने 18 साल कंप्लीट कर लिए। और चाइल्ड की बात करें, जिसने अपने 14 साल अभी कंप्लीट नहीं किए हैं। चाइल्ड का मतलब क्या? जिसने अपने 14 साल कंप्लीट नहीं किए हैं अभी। अडल्ट ने अपने 18 साल कंप्लीट कर लिए। अडोलेसेंट की बात करें, जिसने अपने 14 साल तो कंप्लीट कर लिए लेकिन 18 साल कंप्लीट नहीं किया। अब हम बात कर लेते हैं एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट या तो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी या फिर स्टेट गवर्नमेंट होगी। अब एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट समझने से पहले आपको शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट के बारे में समझ लेना चाहिए। अब शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट क्या है? ठीक है, शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट क्या है? एम्प्लॉयमेंट स्पेसिफाई इन शेड्यूल। शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट क्या है? एम्प्लॉयमेंट स्पेसिफाई इन शेड्यूल। शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट, अब एम्प्लॉयमेंट जैसे कुछ एम्प्लॉयमेंट का क्या कर दिया था? एक शेड्यूल बना दिया था। ठीक है, शेड्यूल जैसे मान लो जब मिनिमम वेज एक्ट डिसाइड हुआ था तो कुछ एम्प्लॉयमेंट का एक शेड्यूल बना दिया था। कुछ एम्प्लॉयमेंट को लिया था और उन्हें एक शेड्यूल में डाल दिया था, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। इस एक्ट में एक टर्म यूज होगी शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट, समझ लेना। शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट क्या है? एक शेड्यूल बनाया गया था और उस शेड्यूल में कुछ एम्प्लॉयमेंट को डाल दिया था, इसलिए उनको बोलते हैं शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट। और इस शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट के 2 पार्ट है, पार्ट 1 और पार्ट 2। इसके बारे में भी फर्दर डिस्कस करेंगे, सिर्फ आप इतना समझो एम्प्लॉयमेंट का कुछ शेड्यूल बनाया गया था और उनको कुछ एम्प्लॉयमेंट लिए गए थे, उनको किस शेड्यूल में डाल दिया था, इसलिए उनको बोलते हैं शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट। और इस शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट के 2 पार्ट थे, पार्ट 1 और पार्ट 2। ओके, तो यहाँ पे क्या था? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। और उस शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते थे वो क्या आते थे? एक तो आपकी रेलवे आती थी, क्या आता था? आपकी रेलवे आती थी, माइंस आ जाते थे, ऑयल फील्ड आ जाते थे। ठीक है, शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में, शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में जो उन्होंने एम्प्लॉयमेंट को डाला था, उन एम्प्लॉयमेंट में कुछ रेलवे, माइन, ऑयल फील्ड, मेजर पोर्ट या फिर कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, तो शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में क्या? जो रेलवेज, माइंस, ऑयल फील्ड, मेजर पोर्ट और या फिर जो कॉर्पोरेशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश किया है, वो सारे किसके अंडर आते थे? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। ओके, और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर क्या आते थे? इन रिलेशन टू एनी अनदर शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट, इन
relation to any other schedule employment. ठीक है, जो शेड्यूल, इस शेड्यूल में जो जो एम्प्लॉयमेंट डाले थे उसमें से रेलवे, माइंस, ऑयल फील्ड, मेजर पोर्ट, कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ये किसके अंडर आते थे? सेंट्रल गवर्नमेंट के आते थे। इसके अलावा बाकी किस में आते थे? इन रिलेशन टू एनी अदर एम्प्लॉयमेंट, जो भी शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट थे वो किसके अंडर आते थे? स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आते थे। ओके, और बेसिकली एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर भी उन्होंने किसको दिया था? स्टेट गवर्नमेंट को दिया था, क्योंकि एग्रीकल्चर पहले क्या था? इंडिया का बहुत डोमिनेटिंग सेक्टर था। मोस्ट ऑफ द पर्सन किसमें इन्वॉल्व थे? एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे, और जो एक्सप्लॉयटेशन होता था ना लेबर क्लास को, वो ज्यादातर इसी सेक्टर में होता था। ओके, तो आई थिंक आपको ये समझ में आएगा। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, आपकी स्टेट गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कौन कौन से एम्प्लॉयमेंट आते हैं और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कौन कौन से एम्प्लॉयमेंट आते हैं। अब एम्प्लॉयर, अब एम्प्लॉयर कौन है? who any person who employs directly or through any another person, जो बंदा या तो आपको डायरेक्टली अपॉइंट करता है या फिर किसी और पर्सन के थ्रू अपॉइंट करता है, तो वो आपको एम्प्लॉयर, आपका एम्प्लॉयर कहलाएगा। जैसे ए पर्सन है, ठीक है, तो इस बी पर्सन को किस बिहाफ पे आप इसका एम्प्लॉयर करोगे? या तो बी पर्सन इसको डायरेक्टली इसकी अपॉइंटमेंट करता है, ओके, तब भी ये इसका एम्प्लॉयर है। डायरेक्टली ना करके इसको किसी और पर्सन के थ्रू हायर करता है, तो कॉन्ट्रैक्टर हो गया, कुछ और अदर पर्सन हो गए, उसके थ्रू भी अगर हायर करता है तो ये भी आपका क्या कहलाएगा? आपका एम्प्लॉयर ही कहलाएगा। ठीक है, एम्प्लॉयर कौन? या तो वो आपको डायरेक्टली हायर करे या किसी और पर्सन के थ्रू अगर आपको हायर करता है, फिर भी वो आपका एम्प्लॉयर ही कहलाएगा। इसके अलावा एम्प्लॉयर में आप और किस किस को ऐड कर सकते हो? एक आप ऐड कर सकते हो मैनेजर को। ओके, एम्प्लॉयर में आप किसको ऐड करते हो? जो आपका मैनेजर है वो भी आपका एम्प्लॉयर ही कहलाएगा। और किसे आप ऐड कर सकते हो? अथॉरिटी अपॉइंटेड फॉर सुपरविजन एंड कंट्रोल, अथॉरिटी अपॉइंटेड फॉर सुपरविजन एंड कंट्रोल। ओके, आपके ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे गवर्नमेंट का कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें क्या है, कुछ लोगों को सुपरविजन और कंट्रोल के लिए अपॉइंट किया गया, तो वो भी आपके एम्प्लॉयर में आएगा। ठीक है, कुछ पर्सन को आपके काम को सुपरवाइजर करने के लिए या आपके काम को कंट्रोल करने के लिए कुछ पर्सन को अब आप अपॉइंट किया गया, तो वो भी आपके क्या क्या कहलाया जाएगा? एम्प्लॉयर कहलाया जाएगा। ओके, अथॉरिटी अपॉइंटेड फॉर सुपरविजन एंड कंट्रोल के लिए कुछ पर्सन को आपको सुपरवाइजर और कंट्रोलिंग के लिए अपॉइंट करती है गवर्नमेंट, तो वो भी आपका एम्प्लॉयर ही कहलाया जाएगा। उसके बाद हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, ठीक है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो आपका एचओडी है वो भी आपका एम्प्लॉयर होगा। उसके अलावा सीईओ कंपनी, जो कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, वो भी आपका क्या कहलाएगा? एम्प्लॉयर कहलाएगा। उसके बाद जो ओनर है, उस कंपनी का मालिक है, वो भी आपका क्या आएगा? एम्प्लॉयर होगा। ठीक है, तो एम्प्लॉयर में क्या क्या आएगा? जो बंदा आपको डायरेक्टली अपॉइंट करता है वो भी एम्प्लॉयर, किसी के थ्रू अपॉइंट करता है वो भी एम्प्लॉयर, कंपनी का मैनेजर भी एम्प्लॉयर, कोई ऐसे बंदे, कुछ ऐसी अथॉरिटी जिसको आपको सुपरवाइजर करने के लिए अपॉइंट किया गया है, तो वो भी मीन्स आपका जो सुपरवाइजर है, ठीक है, वो भी आपका क्या होगा? एम्प्लॉयर होगा इस एक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, एचओडी आपका एम्प्लॉयर होगा, सीईओ एम्प्लॉयर होगा, और जो ओनर है कंपनी का वो भी क्या होगा? आपका एम्प्लॉयर होगा। ठीक है, तो ये तो डेफिनेशन थी एम्प्लॉयर की। अब हम बात करते हैं वेजेस की डेफिनेशन क्या है। ओके, वेजेस की डेफिनेशन की बात करें तो वेजेस की डेफिनेशन में क्या है? ऑल रेमुनेशन बीइंग एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ मनी, ऑल रेमुनेशन being expressed in term of money। ठीक है, तो पहली बात, अभी वेज की डेफिनेशन पूरी नहीं है, अभी वेज की डेफिनेशन में और भी कुछ है। ऑल रेमुनेशन क्या है? बीइंग एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ मनी, आपको जो भी पैसा दिया गया उसे आप एक्सप्रेस किस टर्म में करोगे? मनी की फॉर्म में एक्सप्रेस करोगे। ऐसे नहीं कि आपने काम किया, आपको थोड़ा अनाज दे दिए, थोड़ा वीट दे दिए, थोड़े से चने दे दिए, ठीक है, नहीं। ठीक है, बार्टर इकोनॉमिक्स की हम बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो भी आपको वेज दिए जाएंगे वो मनी की टर्म में मेजरमेंट होंगे। जैसे आपने उसने एक दिन में काम किया तो उसको 500 रुपए मिले, 600 रुपए मिले, 200 रुपए मिले, मीन जो भी आपकी वेजेस होगी वो किस टर्म में एक्सप्रेस होगी? मनी की टर्म में एक्सप्रेस होगी। ओके, एक लाइन समझ में? उसके बाद कहता है ऑल रेमुनेशन बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ मनी। उसके बाद इफ टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट,
of contract of employment express or implies, expressed or implied, ठीक है। अभी मैं इसका मतलब बताती हूँ। वर्क फुलफिल क्या है, इफ टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सप्रेस और एम्प्लॉयड बीइंग वर्क फुलफिल पेएबल टू पर्सन, ठीक है, पेएबल टू पर्सन एम्प्लॉयड इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। अब इसका मतलब क्या है, ठीक है, ये वेजेस की पूरी डेफिनेशन है जो आपके मिनिमम वेज एक्ट में है। वो क्या कहता है, ऑल रेम्युनरेशन बीइंग एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ मनी। यहाँ तक तो समझ में आ गया, जो भी आप दोगे उसे मनी की फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं चावल दे दिया, अनाज दे दिया, ये सब नहीं चलेगा, ओके। इफ टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सप्रेस्ड और एम्प्लॉयड मींस जो उसको कोई कॉन्ट्रैक्ट है या जो उसके एम्प्लॉयमेंट, जैसे जब आपने उसको हायर किया था तो आपने उसको कुछ काम बताया था, ठीक है, तो वो तो क्या गया, एक्सप्रेस्ड, ठीक है। और एम्प्लॉयड मीन जो काम उसने आपने उसको बताया नहीं था लेकिन उसकी जॉब का पार्ट था, वो जाहिर सी बात है उसको करना ही था। अगर जो काम उसके एम्प्लॉयमेंट का है, आपने उसको करने के लिए बोला था, या फिर एम्प्लॉयड इम्प्लाइड बताया नहीं था लेकिन उसके एम्प्लॉयमेंट का पार्ट था, उसको करना ही था, अगर वो इन दोनों को कर देता है, मीन ऐसे नहीं कि आपने उसको काम बताया उसने नहीं करा, अगर जो भी कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड मीन्स आपने उसको कुछ काम बताया था जब आपने उसको हायर किया था वो, और इम्प्लाइड का मतलब बताया नहीं था लेकिन जाहिर सी बात थी उसको करना था, उसकी जॉब का पार्ट ही था, अगर वो पूरा कर देता है तब आप उसे पे करोगे, ओके। वेज का मतलब क्या, मनी की फॉर्म में उसको एक्सप्रेस करना, पहली कंडीशन ये, प्लस जो उसके एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट जब आपने उसको हायर किया था, एक्सप्रेस्ड और एम्प्लॉयड, आपने कुछ उसको बातें बताई थी लेकिन कुछ बातें बताई नहीं थी उसके कॉन्ट्रैक्ट में, भाई जाहिर सी बात है उसको करनी थी, अगर वो अब फुलफिल कर देता है, वो काम वो कर देता है, तब आप उसको पे करोगे, ठीक है, वो वेजेस है, ओके। और इसमें क्या इंक्लूड किया था, इंक्लूड हाउस रेंट अलाउंस, क्या किया जाता है वेज रेट में, एच आर ए भी क्या होता है, इंक्लूड होता है, एच आर ए मीन हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है, क्या इंक्लूड होता है, जो मैंने अभी बताया वो इंक्लूड होता है, प्लस हाउस रेंट अलाउंस वो भी क्या होता है, वेजेस में आपके इंक्लूड होता है, मींस आपकी बेसिक वेज रेट होगी प्लस आपका हाउस रेंट अलाउंस, ये इंक्लूड होता है। लेकिन क्या क्या इंक्लूड नहीं होता, ठीक है, क्या क्या आप इसमें इंक्लूड नहीं करते, हम इसमें इंक्लूड नहीं करते, क्या क्या इंक्लूड नहीं करते, वैल्यू ऑफ हाउस एकोमोडेशन, ठीक है, वैल्यू ऑफ हाउस एकोमोडेशन हम इसमें इंक्लूड नहीं करते, सप्लाई ऑफ लाइट, ठीक है, सप्लाई ऑफ लाइट हो गया, सप्लाई ऑफ वाटर, अगर वो मान लो उसको फ्री में अवेलेबल करा रहे हो तो आप उसकी वेज में एक इंक्लूड नहीं करोगे, ओके। मेडिकल फैसिलिटी या मेडिकल अटेंडेंस, ठीक है, आप उसको कोई मेडिकल फैसिलिटी दे रहे हो तो वो भी इंक्लूड नहीं करोगे, ठीक है, प्लस पीएफ इंक्लूड नहीं करोगे, प्रोविडेंट फंड इंक्लूड नहीं करोगे, ठीक है, कोई भी सोशल इंश्योरेंस स्कीम में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो एम्प्लॉइज की तो वो भी आप इंक्लूड नहीं करोगे, ट्रैवलिंग अलाउंस, ये भी इंक्लूड नहीं करोगे, या ट्रैवलिंग कंसेशन, ठीक है, ट्रैवलिंग कंसेशन, कोई ट्रैवलिंग कंसेशन या ट्रैवलिंग अलाउंस से देते हो तो वो भी आप उसमें इंक्लूड नहीं करोगे, और ग्रेजुटी भी आप इंक्लूड नहीं करोगे वेजेस में, ठीक है। क्या क्या, वैल्यू ऑफ हाउस एकोमोडेशन, सप्लाई ऑफ लाइट वाटर, मेडिकल अटेंडेंस, प्रोविडेंट फंड, ट्रैवलिंग अलाउंस, कंसेशन, ग्रेजुटी, ये आप इंक्लूड नहीं करोगे वेज रेट में। और प्लस क्या इंक्लूड नहीं करोगे, एनी सर्विस एक्सक्लूडेड बाय गवर्नमेंट ऑन जनरल और स्पेशल ऑर्डर, ठीक है, गवर्नमेंट टाइम टू टाइम कुछ सर्विस को एक्सक्लूड करती रहती है, ठीक है, ये सर्विस अब निकालो, या फिर टाइम टू टाइम कुछ मॉडिफिकेशन करती रहती है, तो टाइम टू टाइम अगर गवर्नमेंट कुछ सर्विस को एक्सक्लूड, अगर गवर्नमेंट ने कुछ सर्विस एक्सक्लूड करी हुई है कि ये सर्विस वेज रेट में नहीं आएंगी तो वो भी इसमें क्या है, मेंशन होगा, ओके।
मीन्स एनी सर्विस एक्सक्लूडेड बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कोई ऑर्डर दे देती है कि ये वाली सर्विस आप उनके वेज रेट में इंक्लूड नहीं करोगे, ठीक है, वो गवर्नमेंट ने ही एक्सक्लूड की होती है, तो वो भी क्या उसमें इंक्लूड नहीं होगी, क्या एनी सर्विस एक्सक्लूडेड बाय गवर्नमेंट, ठीक है, कुछ सर्विस वगैरह गवर्नमेंट जो एक्सक्लूड कर देती है उसे आप इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते, ठीक है। और उसके बाद जो लास्ट में है, जो वेज रेट में आप इंक्लूड नहीं कर सकते, एनी सम पेड टू पर्सन, ओके, any sum paid to person defray expensive entitled, ठीक है, defray expensive entitled him by nature of his employment। अभी मैं इसका मतलब बताती हूँ, ठीक है, जैसे मान लो अब ये क्या मतलब है, ठीक है, डिफरे एक्सपेंसिव क्या होता है, डिफरे एक्सपेंसिव का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आपने कुछ आपके एम्प्लॉयमेंट में कुछ जैसे मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है, आपने क्या किया, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आप ऑफिस का एसी वगैरह क्या सही कराओगे, ठीक है, अब आपने क्या किया, ऑफिस का एसी सही करा दिया, जब आपने ऑफिस का एसी सही कराया तो एसी वाले को आपने कुछ अमाउंट पे कर दिया, ठीक है, वो आपको ऑफिस से मिल जाएगा, ऐसे ऑफिस के बहुत सारे खर्चे होते हैं जो आपने पे कर दिए लेकिन बाद में आपको कंपनी दे देगी, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, डिफरे एक्सपेंसिव होते हैं, आपने एक बार आपकी एम्प्लॉयमेंट की, आपकी ड्यूटी का वो पार्ट थे, आपने एक बार वो अपनी तरफ से लगा दिए लेकिन बाद में आपको कंपनी पे कर देगी, तो आपने उस बंदे को डिफरे एक्सपेंसिव दिए हैं तो वो आप उसकी वेज रेट में इंक्लूड नहीं करोगे, भाई हमने इसको इतना पे कर दिया, वो उसके एम्प्लॉयमेंट का पार्ट था, ठीक है, आपके एम्प्लॉयमेंट में बहुत सारे खर्चे होते हैं, आप एक बार अपनी पॉकेट से पे करते हो लेकिन बाद में आपको कंपनी पे कर देती है, वो आपकी वेज रेट में इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है, उसे बोलते हैं डिफरे एक्सपेंसिव। एम्प्लॉइज, ठीक है, एम्प्लॉइज के एनी पर्सन हु हायर्ड फॉर रिवॉर्ड फॉर टू डू एनी वर्क, ठीक है, अब वो पर्सन स्किल्ड भी हो सकता है, ठीक है, अनस्किल्ड भी हो सकता है, ठीक है, वो पर्सन स्किल्ड भी हो सकता है, अनस्किल्ड भी हो सकता है, मैनुअल और क्लैरिकल, ठीक है, स्किल्ड हो गया, अनस्किल्ड हो गया, इन शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट की हमने पीछे बात की थी कि एम्प्लॉयमेंट का एक शेड्यूल बनाया जाता है, उनमें कुछ एक शेड्यूल बनाया गया, उसमें कुछ एम्प्लॉयमेंट ऐड किए गए, उन शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में से कोई भी अगर वो शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है तो वो शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में कोई भी आप स्किल्ड हायर करो, अनस्किल्ड हायर करो, मैनुअल, क्लरिकल, वो आपके एम्प्लॉयज में आएगा, और इसमें आउट वर्कर भी इंक्लूड है, ठीक है, क्या इंक्लूड है, आउट वर्कर भी इंक्लूड है, जो बाहर के वर्कर है वो भी इंक्लूड है, कैसे इंक्लूड है, आपने क्या किया, एनी आर्टिकल्स, ठीक है, आपने क्या किया, एनी आर्टिकल्स गिवन बाय अनदर पर्सन, ठीक है, एनी आर्टिकल गिवन बाय अनदर पर्सन टू मेड क्लीन अल्टर्ड, ठीक है, मेड क्लीन अल्टर्ड रिपेयर्ड वॉश एक्सेट्रा, ठीक है, आपने क्या किया, किसी दूसरे बंदे को जो आपकी आपकी कंपनी का एम्प्लॉयज नहीं है, ठीक है, लेकिन बाहर का बंदा है, लेकिन आपने उसको कोई आर्टिकल या कोई प्रोडक्ट दिया बनाने के लिए, रिपेयर करने के लिए, वॉश करने के लिए, आपने ये अल्टर्ड करने के लिए आपने उसको कोई प्रोडक्ट दिया है, तो वो भी क्या है, आपकी आपकी कंपनी का एम्प्लॉयज ही कहलाएगा, मींस एम्प्लॉयज में आपका आउट वर्कर भी आएगा, अगर आपने कुछ उसे कुछ सामान दिया बनाने के लिए, चाहे वो सामान वो अपने घर पे बनाए, वेयर प्रोसेस कैरिड एट हिज होम, चाहे वो प्रोसेस, चाहे जैसे आपने कुछ उसको आर्टिकल या कुछ प्रोडक्ट बनाने के लिए दिया, चाहे वो प्रोडक्ट वो अपने घर पे बनाए या फिर सम अदर प्रीमाइसेस, ठीक है, या फिर क्या करे, सम अदर प्रीमाइसेस वेयर इज नॉट कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, वो क्या कहते हैं, एम्प्लॉयज में बाहर का एम्प्लॉयज भी आप ऐड करोगे, बाहर का भी वर्कर्स ऐड करोगे, अगर आपने उसको कुछ सामान दिया बनाने के लिए, चाहे वो सामान वो अपने घर पे बनाए, चाहे वो सामान किसी दूसरी जगह पे किसी और प्रेमाइसिस में बनाए जहां पे उस कंपनी के मैनेजमेंट का कोई कंट्रोल ना हो, फिर भी वो क्या होगा, उस एम्प्लॉयज की डेफिनेशन में आएगा, लेकिन इसमें क्या इंक्लूड नहीं किया था, आर्म फोर्सेस के, जो आर्म फोर्सेस के बंदे हैं वो इसमें इंक्लूड नहीं किए जाएंगे, ओके।
आई थिंक आपको समझ में आएगा, ये डेफिनेशन थी मिनिमम वेज एक्ट की, आई थिंक आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।